Hello everybody, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSE Hindi. This is me चंचल कुमार शर्मा, राम शरण शर्मा। प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मुझे आप कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? लेट मी कंफर्म प्लीज़। कैन यू हियर मी प्रॉपरली गाइस? आवाज़ आ रही है? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हम लोग आज वाले सेशन में सातवाहन युग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि सातवाहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था और दक्षिणापथ का स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। तो सातवाहनों के वंश की स्थापना से लेकर, उनके राज्य से लेकर, उनकी जो भी सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, उनके समय में जो कला संस्कृति थी, उस सब पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि सातवाहन दरअसल पुराणों में आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आंध्र है ये सातवाहनों को ही माना जाता है, नंबर एक। नंबर दो, ये मातृ सत्तात्मक माने जाते हैं। इस वंश के राजाओं ने अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखा, इसलिए ये मातृ सत्तात्मक भी माने जाते हैं। आपको पता होगा कि गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है, तो अपनी माँ गौतमी के नाम पर अपना नाम रखा है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, और भी ऐसे आप नाम देखते हैं। साथ में इनके समय में हम देखते हैं भूमि अनुदान देने की परंपरा ब्राह्मणों को शुरू हुई, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी और मेरे साथ आप सभी लोग अपनी यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। और अभी एक बढ़िया ऑप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी आ गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्या है। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिन्होंने अभी तक यूपीएससी के बारे में न तो जाना है न पढ़ा है, लेकिन वो बनना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है, जुनून है कि हमें करना है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। हर कदम पर उनको लगता है कि कोई उनकी हेल्प कर दे तो शायद वो बेटर कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, सबके लिए नहीं है, लेकिन जो ऐसे चाहते हैं तो आपको इसमें एक पर्सनल कोच मिलेगा। एक टीम अनअकैडमी ने बनाई है, वो आपको मिलेगी जो आपको गाइड करती है हमेशा। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस से लेकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, डेली स्टडी ट्रैकर वगैरह, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो इस ऑप्शन से वो स्टूडेंट जो बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो अभी स्टार्ट किए यूपीएससी को एकदम, वे लोग इसको ले सकते हैं। 2 साल का 99,000 में है, पर CK लाइव मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 89,000 का होगा, और 1 साल का जो 64,000 का है वो 57,600 का होगा। बट यू हैव टू यूज़ द रेफरल कोड CK लाइव। इसके साथ हमारा रेगुलर सब्सक्रिप्शन CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 39,600 में 1 साल का, और 2 साल का CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 57,600 का है। इसमें क्रेडिट कार्ड के साथ EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो ये आप ले सकते हैं। एंड कंप्लीट योर सिलेबस विथ CK लाइव। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप मेरे साथ, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा प्राचीन भारत चल रहा है, आधुनिक भारत चल रहा है। पॉलिटी मैंने अभी आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाया है, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाया है। इससे पहले भी पॉलिटी पढ़ाया है, IR भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर से मैं अभी आपको IR पढ़ाऊंगा। इसके साथ में जियोग्राफी में हमारा 11 का NCERT चल रहा है। आर्ट एंड कल्चर हमारा फ्राइडे को चल रहा है। तो अपना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, इकोनॉमिक्स भी साथ में पेपर 3 में, ऐसे इंटरव्यू, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में प्लस पर स्टार्ट कर रहा हूँ, PSIR ऑप्शनल। तो जो स्टूडेंट PSIR ऑप्शनल हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी मीडियम से मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो कंप्लीट कोर्स के लिए यूज़ करिए CK लाइव, ज्वाइन कीजिए मेरा, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज नोट्स और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी। तो पब्लिक, ठीक है, सभी लोगों को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, पॉलिटिकल साइंस वालों को, हिस्ट्री वालों को, आप सभी इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगले महीने शुरू होगा,
इसके बाद हम लोग पबेड भी पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शनल। तो यूज़ करिए CK लाइव मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, और ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो लोग, ठीक है, जानना चाहते हैं, इंक्वायरी वगैरह है एडमिशन से जुड़ी हुई, इस कोड को यूज़ करके, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं, मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 8770406895। टेलीग्राम @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल है। एक ही बार मैं आपको बता देता हूँ शुरू में, बाद में आपका बार बार मैसेज आता है। चलिए सातवाहन युग के बारे में बात करेंगे आज। समझ में आया आपको कि न तो पुराणों में सातवाहन का उल्लेख है और न सातवाहन अभिलेखों में आंध्र का उल्लेख है। तो मतलब क्या है, मतलब ये एक ही होंगे, क्योंकि नहीं तो किसी न किसी में तो एक दूसरे का वर्णन आता ना। यहाँ पर पुराणों में आंध्र दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सातवाहनों के अभिलेखों में हमें आंध्र नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आंध्र है, यही सातवाहन के नाम से फिर हम लोग जानते हैं। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर लाल मृदभांड, काला व लाल मृदभांड और गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड के पाए जाने से प्रमाणित होता है। तो हमें इनके प्रमाण मिले हैं विभिन्न प्रकार के बर्तनों, मृदभांडों के द्वारा। इसके साथ देखो, लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके द्वारा सातवाहनों का जो राज्य है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त था, उसकी जो परिस्थितियां थी वो बहुत बढ़िया थी और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। क्या क्या कारण थे? एक तो लोहे के फाल का प्रयोग, जिससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेती की जा सकी, धान की रोपनी, ठीक है, धान आदि बढ़िया मात्रा में हो पाया, नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन हुआ, और लेखन कला का ज्ञान। इन सब के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। तो जब हम देखते हैं कहीं पर लेखन कला होती है, जहां पर अच्छा पैदावार होती है, अच्छी उपज होती है, ठीक है, तो ऐसे एक बढ़िया नगर की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो उनके द्वारा फिर एक बढ़िया राज्य का गठन किया गया सातवाहनों के द्वारा। पुराणों के अनुसार आंध्रों ने, अभी मैंने आपको कहा कि पुराण में जो शब्द है वो है आंध्र, पुराणों में सातवाहन शब्द नहीं है, ठीक है। तो पुराणों में जो आंध्र आया है शब्द, इन्होंने कुल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कम से कम 300 सालों तक राज किया। कम से कम 300 सालों तक आंध्रों ने या सातवाहनों ने शासन किया। दोनों को काल एक ही होने की वजह से हम इन दोनों को एक ही मानते हैं। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के। तो कब से माना जाए सातवाहनों का शासन काल, कब से माना जाए? हम कैसे बता सकते हैं कि इन्होंने कब से शासन किया? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पुराने साक्ष्य इनके कब के हैं। तो इनका सबसे पुराना अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी का है। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब ईसवी सदी शुरू होने के जस्ट पहले सातवाहनों ने अपना साम्राज्य शुरू किया होगा, ऐसा माना जाता है। उसी समय उन्होंने कण्वों को पराजित किया। आपको बताया मैंने कि शुंग के बाद में कण्व आए थे, ठीक है। तो कण्व को, कण्व वंश आया था, उसको पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे। तो यह भी माना जाता है कि सातवाहनों की शुरुआत आंध्र से नहीं हुई। हालांकि आंध्र शब्द मिला है इनके लिए, लेकिन इनकी शुरुआत हुई है नॉर्थ महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र। तो अभी हमने जो ये एक चित्र देखा था, यहां देखो आप, ये वाला आप देख पा रहे होंगे कि ये जो राज्य है सातवाहनों का, कहाँ से ये शुरू होता है? तो ये आप देखो कि मध्य भारत से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सीमा, ये गुजरात से मध्य प्रदेश आ रही है, तो ये मध्य भारत से शुरू हो जाता है और ऐसे नीचे ये आपको देखोगे महाराष्ट्र में भी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा आपको, और उसके बाद कर्नाटक में भी दिखेगा। ये वाला जो राज्य है, ये इतना बड़ा राज्य इन्होंने स्थापित किया था। किसने?
सातवाहनों ने। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की? उत्तरी महाराष्ट्र में, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश अभिलेख हमें मिले हैं। तो शुरुआती अभिलेख, शुरुआती जो साक्ष्य हैं इनके, वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं महाराष्ट्र से। तो इसका मतलब शुरू महाराष्ट्र से हुए थे ये लोग। धीरे 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 सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक कर लिया। तो महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए वो कर्नाटक और आंध्र तक चले गए। और उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? उनके सबसे बड़े दुश्मन थे शक। मैंने आपको बताया था कि शक जो है वो 5 शाखाओं में बटे थे। पिछले सेशन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि पिछले सेशन भी आप लोग देखते जाइए। हाँ, विपिन चंद्र की क्लास होगी 1:30 बजे हमारी। तो शक जो है ये जब आए थे तो ये इनके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए, शक, जिन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की। तो शकों की एक शाखा, हमने देखा था कि शकों की एक शाखा दक्कन में भी थी। याद आया आप लोगों को? शकों की सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, इतिहास में लिंक्ड होती हैं। शकों की एक शाखा दक्कन में और हम देखते हैं पश्चिम भारत में थी। उसी शाखा से टकराव हुआ सातवाहनों का, और ये शक इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बने। ऐसी भी अवस्था आई जब शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिम भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया। तो ऐसा भी समय आया जब शकों ने भगा दिया, बाहर कर दिया। किसको? सातवाहनों को अपने एरिया से, खासकर रुद्रदामन प्रथम। ये नाम तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको। रुद्रदामन जो शक राजा था, ये एक शक्तिशाली राजा था। तो रुद्रदामन ने शकों को हराया भी है। ये वही है रुद्रदामन, हमारा संस्कृत का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख वाला रुद्रदामन शक राजा। तो शकों ने इनको बाहर भी किया अपने एरिया से। लेकिन सातवाहन वंश का जो गौरव है, जो ऐश्वर्य है, जो प्रतिष्ठा है, वो वापस कौन लाया? इनका सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी। ये नाम तो आपने सुना होगा, एक सीरियल भी आया था गौतमीपुत्र शातकर्णी के नाम से। तो अंत में सातवाहनों को वापस से प्रतिष्ठित करने का, उनके गौरव, उनके ऐश्वर्य को वापस लाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है गौतमीपुत्र शातकर्णी को। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। उसने शासन किया 106 से 130 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 24 साल तक। कितने? 24 वर्ष का शासन रहा गौतमीपुत्र शातकर्णी का। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, यह भी आपको पता है। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, ठीक है, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, और शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। वो ये भी जाना जाता है, कई सारे क्षत्रियों का वो अपने आप को ब्राह्मण कहता था, और कई सारे, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने के लिए भी जाना जाता है गौतमीपुत्र शातकर्णी को, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं परशुराम की, हम हमेशा बात करते हैं परशुराम कौन थे? परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का नाश किया ब्राह्मण होते हुए भी। उसी प्रकार से गौतमीपुत्र शातकर्णी ने भी ब्राह्मण अपने आप को कहा, एकमात्र ब्राह्मण, और क्षत्रियों का नाश किया, ये माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसका दावा है कि उसने क्षहरात वंश का नाश किया। आप सभी को पता है कि एक नहपान नाम का शासक ये क्षहरात वंश का था, नहपान। तो नहपान इसी वंश का शासक था, क्षहरात वंश का। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी का ये दावा है कि उसने क्षहरात वंश का नाश किया। उसका यह दावा भी सही लगता है, क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के हमें नासिक के पास से मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह है। इसने मालवा और काठियावाड़ पर भी अधिकार जमा लिया, ठीक है। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपने राज्य को मालवा और काठियावाड़, मतलब इसने एमपी,
और गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों तक अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। क्लियर? तो ये बड़ा राजा साबित हुआ। ऐसा लगता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो जो मैंने आपको मैप दिखाया था, अभी हमने रिसेंटली जो मैप देखा, ठीक है, अभी हमने जो मैप देखा था वो मैप आपको इसी का था। इसने उत्तर में मालवा से लेकर नीचे कर्नाटक तक, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। और यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि काठियावाड़ और मालवा पर अधिकार इसने किया। संभवतः आंध्र पर भी उसका आधिपत्य था, तो आंध्र प्रदेश को भी उसने अपने कब्जे में लिया। तो ये हो गया गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिसके बारे में क्या हम लोग नोट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण बोला इसने, ठीक है। इसके अलावा इसने क्षहरात वंश का नाश किया, ठीक है। इसके अलावा इसने अपना साम्राज्य मालवा से कर्नाटक तक, आंध्र तक विस्तृत किया। इसने क्षत्रियों का नाश किया। गौतमी पुत्र के बाद इसके उत्तराधिकारी, इसीलिए देखो हम कहते हैं ना एक बात कि ये मात्र सत्तात्मक माना जाता है। अब इस बात को लेकर कई लोगों में विवाद है। कई इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन मात्र सत्तात्मक थे, और इसके पक्ष में वो ये तर्क देते हैं कि इन्होंने अपनी माताओं के नाम पर अपनी उपाधियां रखी, माताओं के नाम पर जो है अपना नाम रखा। लेकिन कई लोग नहीं मानते ऐसा। कई लोगों का मानना है कि भले ही माता के नाम पर रखा हो नाम, लेकिन था पितृसत्तात्मक, क्योंकि गद्दी बेटे को ही मिलती थी। अगर ये मात्र सत्तात्मक होता तो शायद महिलाओं को भी राजा बनाया जाता यहाँ पर, लेकिन चूंकि पुत्र ही राजा बन रहा है तो कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मात्र सत्तात्मक नहीं हो सकता। जो भी हो, परंतु ये अच्छी बात है कि इस वंश के राजाओं ने अपनी माताओं के नाम पर अपने नाम को रखा था। मतलब ये अपनी माताओं के नाम से जाने गए हैं। ये आप देखोगे इतिहास में बिरले ही मिलेंगे आपको, माता के नाम पर अगर कोई जाना जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर सभी अपने पिता और पितृवंश के नाम पर जाने जाते रहे। तो ये एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक माना जाता है। इसके उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया। तो लगभग हमने अभी बात की थी कि 300 सालों का शासन रहा है इनका। कितने साल तक राज किया? सातवाहनों ने 300 वर्षों तक राज किया, ठीक है। तो इसके उत्तराधिकारी 220 तक राज करते रहे। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई, इसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई के सिक्के जो 24 साल तक लगभग रहा, अभिलेख आंध्र में पाए गए, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई। शकों ने कोंकण, समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ फिर से संघर्ष छेड़ा, और सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जो मैंने अभी आपको बताया, रुद्रदामन प्रथम जो आया बाद में 130 से 150 में, उसने सातवाहनों को 2 बार हराया। तो इस प्रकार से रुद्रदामन प्रथम जो है, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हराया शकों को 2 बार, लेकिन उनका नाश नहीं किया। इसका कारण वैवाहिक संबंधों को बताया जाता है कि जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इन्होंने, आंध्रों ने शकों के साथ, उसकी वजह से उसने नाश नहीं किया। क्लियर? आगे चलते हैं। सातवाहन राजा अगला यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। तो मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि जो शक हैं, इनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी, प्रतिद्वंद्विता वो रही शकों के साथ। तो शक शासक, ठीक है, से वापस ले लिया। यज्ञश्री शातकर्णी भी एक अच्छा शासक माना जाता है। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, ऐसा भी माना जाता है। उसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मिले हैं। सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। तो यज्ञश्री शातकर्णी के बारे में, यज्ञश्री शातकर्णी जो है
ये भी गौतमी पुत्र की तरह एक अच्छा शासक था। इसने शकों को हरा के वापस अपना राज्य जो है लिया, उनसे वापस अपना इलाका लिया, और ये भी माना जाता है कि व्यापार और जल यात्रा का वो प्रेमी था। अब आते हैं इस काल की भौतिक संस्कृति के पहलू जो हमारे काम के। लगभग 200 ईसा पूर्व के पहले हम लोहे के बने कुछ फावड़े पाते हैं। फिर भी ऐसे औजारों की संख्या ईसा के आरंभिक 2-3 सदियों में काफ़ी बढ़ी। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि जो ये लोहे के फावड़े और ये जो औजार हैं ये पहले भी थे, लेकिन इस काल में इनकी वृद्धि हुई, इस काल में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। चूलदार और मुठ वाले बाणाग्र और कटार आपने देखी होगी, ये भी यहाँ पर मिली है। करीमनगर जिले में एक उत्खनित स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है, मतलब यहाँ लोहे का अच्छा खासा व्यापार और अच्छा खासा उद्योग हुआ करता था। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लोहा अयस्कों का उपयोग किया होगा, क्योंकि पता चला है कि इन दोनों जिलों में महापाषाण काल में लोहे की खदानें हुआ करती थी। ईसा से पूर्व की ओर और बाद की सदियों में कोलार, आज भी हम देखते हैं कर्नाटक में कोलार जो है, वहाँ से भारत का बहुत सारा सोना निकाला जाता है। सोने के लिए आज भी जाना जाता है कोलार को, ठीक है। तो ये जो बाद की सदी में कोलार के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन खदानों के प्रमाण मिले, मतलब भारत में कोलार से प्राचीन काल से ही सोना निकाला जाता रहा है, ईसा से पूर्व की सदियों से। सातवाहनों ने सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा। अब देखो, ये तो सच है कि सातवाहनों के एरिया से, उनके राज्य से, कोलार से, क्योंकि कर्नाटक पर भी उनका राज्य था, तो सोना तो निकाला जाता था। ये तो तय है कि कर्नाटक से, कोलार से उनके काल में सोना निकाला जाता था, लेकिन सातवाहनों ने इस सोने का प्रयोग मुद्रा के रूप में नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही? हमने यूनानों को देखा, हिंद यूनानियों को, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। हमने कुषाण को देखा, कनिष्क को देखा, उन्होंने शुद्ध स्वर्ण सोने की मुद्राएं जारी की बड़े पैमाने पर। लेकिन सातवाहनों के राज्य में सोना निकलने के बावजूद उन्होंने सोने की मुद्राओं को जारी नहीं किया, मतलब मुद्रा के रूप में स्वर्ण का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने सोने को बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग किया। सोने का प्रयोग सातवाहनों ने बहुमूल्य धातु के रूप में किया था, ठीक है। तो मुद्रा के रूप में नहीं किया। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। इनके सिक्के किसके थे? सातवाहनों के सिक्के शीशे के थे। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं बड़े काम का, इतिहास में, ठीक है। शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा, लेड के जो सिक्के हैं, जो कॉइन है, ठीक है, लेड के कॉइन, शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किए हैं? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए, लेड के। आ गया समझ में? उन्होंने 14 तांबे और कांसे की मुद्रा भी चलाई, कांसे, शीशे, तांबे की मुद्रा भी चलाई है। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह जो बाद में आए थे, कौन? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु भी एक वंश आपने सुना होगा, इक्ष्वाकु वंश। उन्होंने भी इसी प्रकार के सिक्के चलाए। क्लियर? तो इस प्रकार के सिक्के इनके बाद भी चलते रहे। इस काल के लोग, इस समय के लोग धान की रोपनी जानते थे, और शुरू की 2 सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, खासकर दोनों नदियों के मुहानों का क्षेत्र, चावल का विशाल भंडार हो गया था। तो ये जो कृष्णा गोदावरी का दोआब है, खास करके उनका डेल्टा वाला इलाका, ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है डेल्टा के बारे में। ये डेल्टाई इलाकों के बारे में चर्चा चल रही है। जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन हुआ, बड़े पैमाने पर चावल पैदा किया गया। आज भी हम देखते हैं कि भारत में, दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चावल पैदा होता है उस एरिया में। दक्कन के लोग कपास भी उपजाते थे, आज भी दक्कन में कपास बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। खासकर महाराष्ट्र में हम देखते हैं कपास बहुत ज़्यादा होता है काली मिट्टी के कारण। विदेशी विवरण में आंध्र को कपास उत्पादन के लिए मशहूर बताया है। तो मिट्टी इनकी काली मिट्टी थी, जो कपास वाली मिट्टी है, जो सपोर्ट करती थी कॉटन को।
तो सातवाहनों के काल में कपास भी बहुत होता था, चावल भी बहुत होता था, ये भी क्लियर हो गया हमको। इस प्रकार अब देखो हमें सारी चीज़ों को जोड़ना आना चाहिए। मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि यूपीएससी की एक खास बात है कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आप इतिहास में जियोग्राफी का यूज़ कर सकते हो, और ये भी सच है कि जब तक आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो तब तक आपको ठीक से समझ में भी नहीं आता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि उस काल में दक्कन में कपास होता था, तो ये तो इतिहास का मामला, लेकिन ये भूगोल से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी कौन सी है, हमें पता है भारत में कौन से इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इस इलाके में कपास होता था। उत्तर भारत में कश्मीर में तो कपास कभी नहीं मिलेगा आपको कि कोई ऐसा राजवंश था जिसने कश्मीर में कपास पैदा कर लिया। क्या कोई ऐसा राजवंश आपको याद आता है जिसने कश्मीर में कपास पैदा किया हो, या दक्कन में जिसने हमारे यहाँ पर ऐसा कोई पैदा किया हो जो सर्दी या ठंडे इलाकों में होता है, जैसे सेब हम कश्मीर में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो भूगोल हो, हिस्ट्री हो, सबको जोड़ सकते हो, इकोनॉमी हो। ठीक है, अभी आप समझे कि भारत में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मैं आपको दे रहा हूँ लिखने के लिए, अगर आप लिख सके तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि पानीपत, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हम देखते हैं कि बाबर और लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध हम देखते हैं कि किसके बीच में हुआ, हम देखते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कि क्या कारण है कि पानीपत में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इतिहास में पानीपत में इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई? कभी आपने ऐसे सोचा है? पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, तीन युद्ध पढ़ते हैं हम, तो ये आप लिखिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर, नहीं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। क्वेश्चन तो आपको बताइए। इस प्रकार दक्कन के बड़े हिस्से में अत्यंत उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। तो भाई भूगोल से, इतिहास से अर्थव्यवस्था जुड़ गई कि जब अच्छा खासा पैदा हो रहा है, उपज अच्छी हो रही है, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि एक उन्नत अर्थव्यवस्था भी दिखेगी, उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। प्लिनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1,00,000 पैदल सिपाही, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी हुआ करते थे। तो ये बड़ी संख्या है, 1,00,000 पैदल सिपाही, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी। इससे सिद्ध होता है कि काफ़ी ग्रामीण आबादी रही होगी और वह इतनी बड़ी सेना के पोषण के लायक पर्याप्त अनाज पैदा करती रही होगी। हमने मौर्य काल में भी देखा कि बड़ी सेना थी, ध्यान है आपको? याद है मेगस्थनीज और कई सारे यूनानियों का मानना है कि मौर्य काल में 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख के आसपास सेना थी। ठीक है, तो मौर्य काल में भी बड़ी सेना थी और वो भी कारण वही था, उपजाऊ मैदान, अच्छा खासी पैदावार। यहाँ भी वही हो रहा है, सातवाहनों के राज्य में अच्छी खासी पैदावार हो रही है, इसी कारण से बड़ी सेना रखी जा सकती। भौतिक जीवन के ये अंग 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है, उत्तर भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुके थे, किंतु दक्षिण में इनका महत्व 2 सदी के बाद बढ़ा। तो अगर आप देखोगे तो ये सब उत्तर में, मैं तो बता दूंगा, पहले खुद से ट्राई तो कीजिए, पहले आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, जो मन में आए लिखिए, कोई नहीं देख रहा, किसी को मत बताइए, किसी को चेक मत कराइए, पर पहले कोशिश करना सीखिए अपने हिसाब, अपने हाथ से। आदत पड़ जाती है फिर हर चीज़ रेडीमेड की। आप खुद से कोशिश कीजिए, बता दूंगा मैं आप लोगों को, पर मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद से मेहनत करना सीखें। टूटा फूटा कैसा भी बनाए, मैं तो बना ही दूंगा, लेकिन आप भी तो बनाना सीखिए। ठीक है, जब पहली बार हम रोटी बनाते हैं ना, तो वो रोटी गोल नहीं होती, कभी भी थोड़ा सा इधर जाता है, बनाने जाते हैं रोटी पता नहीं क्या बन जाता है वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टूटा फूटा जैसा लिखा है लिखिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, देन फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखना था उसके अंदर। ठीक है, तो भाई 300 ईसा पूर्व के पहले उत्तर भारत में ये सब कुछ हो चुका था मौर्य काल में, लेकिन दक्षिण में ये लेट हो गया। दक्षिण में ये सातवाहनों के काल में आया, 2 सदी बाद में आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 कुएं भी इस जगह पर पाए गए हैं। तो ईंटों से बने कुएं भी यहाँ से मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि घनी आबादी यहाँ पर होती होगी। अगर इतने सारे कुएं मिले हैं तो इससे क्या समझ में आता है कि
यहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा थी। हम ज़मीन के अंदर बनी हुई ढकी हुई नालियाँ भी पाते हैं जिनसे गंदा पानी गड्ढों में जाता था। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र देश में बहुत सारे गांवों के अलावा दीवार से घिरे 30 नगर थे। इस क्षेत्र में दूसरी और तीसरी सदियों में कई नगर हुआ करते थे, जिसकी जानकारी भी हमें अभिलेखों से मिली है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। तो बहुत सारे सिक्के रोमन और सातवाहनों के जो मिले हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार फल फूल रहा था, बढ़ा हुआ व्यापार। ये सभी पूर्व में दक्कन गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में लगभग 1 सदी बाद दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आने में थोड़ा समय लगा इस पूरे के पूरे व्यापारिक, ठीक है, प्रक्रिया को। सामाजिक संगठन, लगता है कि सातवाहन दक्कन की किसी जनजाति के लोग थे। ऐसा माना जाता है कि वो जनजाति समुदाय से थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए थे। क्लियर? मिट्टिया में करा चुका हूं आप लोगों को स्वप्निल वाजपेयी। आपने शायद देखा नहीं है एनसीईआरटी 11th का ज्योग्राफी का सेशन, जिसमें मैंने आपको पूरी भारत की 8 मिट्टियां करा दी। एक बार जरा आप चेक कीजिए। मृदा हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम लोग अगला जो सेशन आएगा उसमें अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संकट, भूकंप, ज्वालामुखी भारत में, ये सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिट्टियां हमारी हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो देख ले सेशन, रिकॉर्डेड सेशन। तो सातवाहन जनजाति के थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाद में ब्राह्मण वो बना लिए गए। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है, ठीक है, कि उसने विच्छिन्न होते हुए, विच्छिन्न मतलब अलग अलग होते हुए, जो हमारे यहाँ 4 वर्णों का कंसेप्ट है ना, कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वैदिक काल में चला था चतुर्वर्ण का कंसेप्ट, जो ये 4 वर्णों का कंसेप्ट हमारा चला था वैदिक काल में, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये मानना है कि उसने फिर से इस 4 वर्णों को स्थापित किया, चतुर्वर्ण को, और वर्ण संकर को रोका। वर्ण संकर समझते हैं आप लोग? वर्ण संकर शब्द क्या होता है? वर्ण संकर शब्द क्या होता है? वर्ण संकर ये होता है कि जब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति से विवाह करता है, हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहते हैं। तो जब 2 वर्णों के लोगों का मेल होता है, विवाह होता है, तो उनसे जो पैदा होती है संतान, उस संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। मतलब वो 2 वर्णों के मिश्रण से बनी है। 2 वर्ण, 2 जातियां जब मिलके, ठीक है, विवाह करती हैं, तो इसको कहते हैं वर्ण संकर। तो ये सातकर्णी का मानना है कि उसने फिर से उस वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया और वर्ण संकर, ठीक है, वर्णों के मिश्रण को रोका। क्लियर है? आगे चले। जब शक और सातवाहन के बीच वैवाहिक संबंध, मतलब शादियां, विवाह संबंध आदि होने लगे, तब शकों का क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने देशी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया। तो धीरे धीरे ये शक जो है वो क्षत्रिय बनने लगे इनसे वैवाहिक संबंध होने के बाद, और बहुत सारी जनजातीय जो है वो बौद्ध होने लगी, उन्हें बौद्ध धर्म में अपना लिया गया। इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देकर प्रेरित किया गया कि वे दक्कन में जनजातीय लोगों के बीच बसें और उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार करें। इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था, क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुहाएं व्यापार मार्गों पर मिली हैं। तो प्राचीन काल की जो बौद्ध गुफाएं, विहार वगैरह हम लोग देखते हैं, चैत्य विहार आदि सब, ये व्यापारिक मार्गों पर मिली है। इससे हमें ये संकेत मिलता है, समझ में आता है कि शायद व्यापारियों से इनको बहुत ज़्यादा दान आदि मिलता रहा होगा। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर, अब ये पॉइंट सिर्फ फैक्ट के लिए नहीं है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। भारत में जो हम देखते ना एक प्रथा, कौन सी प्रथा? सामंतवादी प्रथा, सामंतवाद का उदय,
सामंतवाद का उदय, या हम बात कहें जमींदारी प्रथा, इसका उदय इस काल के बाद माना जाता है। फैक्ट के रूप में मत सुनिए, बड़ा काम का मामला है। सबसे पहले भूमि अनुदान, मतलब दान के रूप में बड़े बड़े पैमाने पर जमीन भूमि देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। जब इन्होंने इतना बड़े पैमाने पर भूमि और जागीर अनुदान में दी, दान में दी, तो इससे क्या हुआ, सामंतवादी व्यवस्था और जमींदारी प्रथा का उदय हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये फैक्ट के रूप में तो काम आएगा ही आपके कि सबसे पहले भूमि के अनुदान को, ठीक है, भूमि अनुदान बड़े बड़े पैमाने पर देने वाले सातवाहन थे, परंतु इससे आने वाले भारत को बहुत प्रभावित किया इसने। यहीं से भारत में सामंतवाद, जमींदार जागीरदारी प्रथा का उदय दिखाई देता है, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए हम इतिहास को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, इससे एक फर्क पड़ेगा जो आगे आके आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों का कर्तव्य है, परंतु शासक जो थे सातवाहन, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा। गौतमी पुत्र गर्व से कहता है कि वह सच्चा ब्राह्मण जो है वो वही है, मतलब उसका ये मानना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। उसका ये मानना था कि दुनिया में अगर कोई सच्चा ब्राह्मण है तो वो वही है, ऐसा लगता था कि बाकी सब फर्जी हैं। सच्चा ब्राह्मण अपने आप को उसने कहा कि वही है। चूँकि आंध्रों को आरंभिक सातवाहनों से अभिन्न माना गया है, मतलब आंध्र और सातवाहन दोनों एक ही हैं, ऐसा हम जानते हैं, इसलिए संभव है कि वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे और ब्राह्मण धर्म स्वीकार उन्होंने किया था। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग दूसरों को वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे, इसलिए आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे, जिन्हें हिंदू समाज के अंतर्गत मिश्रित जाति के रूप में लाया गया होगा। सोचने वाली बात है कि हम उत्तर और दक्षिण की बात करते तो उत्तर का एक अलग व्यवस्था थी, यहाँ पर ब्राह्मण कट्टर हुआ करते थे, और उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे इनका ये मानना था कि जो दूसरे, ठीक है, दूसरे जो वर्ण के लोग हैं वो सब हीन है, वो वर्ण संकर है, इसीलिए इन्हें मिश्रित जाति के अंतर्गत माना। शिल्पियों में गंधिकों का, यहाँ से एक और पॉइंट है, गंधिक। सबसे पहले गंधिक शब्द का उल्लेख, ठीक है, हमें कहाँ मिलता है, हमें सातवाहनों के समय में मिलता है। कौन थे गंधिक? गंधिक वो थे जो इत्र आदि बनाते थे। तो जो परफ्यूम इत्र बनाता है ना, परफ्यूम इत्र, इसको कहा गया गंधी, है ना। और आप सभी जानते हैं कि आज भी इत्र की कई सारी दुकानें सुगंधी के नाम से मिलेंगी आपको। सुगंधी ये शब्द चलता है इत्र की दुकानों के लिए आज भी। तो गंधी कौन थे? गंधी वो थे जो इत्र बनाते थे, इत्र का व्यापार करते थे, और यहीं से गांधी, ठीक है, बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए ये शब्द प्रयोग होने लगा। और आज का जो गांधी उपनाम देखते हैं हम रोज ही न्यूज़पेपर में, गांधी शब्द तो मिलेगा ही आपको, इसी प्राचीन शब्द से निकला है। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर कि गंधिक कौन थे, ठीक है। गंधिक एक प्रकार के शिल्पी थे, मतलब निर्माण करने वाले जो इत्र बनाया करते थे और इत्र का व्यापार करते थे। आज भी इत्र का व्यापार करने वाले लोगों को गंधी कहा जाता है। भारत में आज भी वे गंधी नाम से जाने जाते हैं। तो ये गंधी, और इसी से बन गया बाद में गांधी। बाद में ये हर प्रकार के दुकानदारों के लिए। तो बाद में जब गांधी शब्द आया तो वो सिर्फ इत्र तक सीमित नहीं था, ठीक है, इत्र शब्द से जुड़ा हुआ नहीं था। गांधी हर उस व्यापारी के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो दुकानदार था। तो हर प्रकार के दुकानदारों के लिए गांधी शब्द प्रयोग में आने लगा। तो ये गांधी इसी से बना। उत्तर भारत के आर्यों के समाज में पिता का महत्व माता से ज्यादा था, और अब तक हम उत्तर भारत के जिन राजाओं की चर्चा कर चुके हैं वे सभी पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक थे। लेकिन सातवाहन हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे के दर्शन कराते हैं। सोचने वाली बात है, इनके राजाओं के नाम माताओं के नाम पर रखने की प्रथा शुरू में ही मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था हमने? कहा, देखो, गंधी शब्द गंध से बना है, गंध,
गंध और जो इत्र आदि का व्यापार करता था ना, तो वो गंधिक कहलाता, गंधिक। और वही गंधिक बाद में गांधी हो गया। छोड़िए उसको, अब आगे बढ़िए। आपकी सुई वहीं अटक गई, गंध पर ही अटक गई। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से सातवाहन मात्र सत्तात्मक हैं, जबकि हमने उत्तर भारत के राजाओं को देखा कि वो पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ? उत्तर भारत में हमने देखा कि समाज प्रायः, ठीक है, पितृसत्तात्मक रहा, लेकिन ये मात्र सत्तात्मक है। हालांकि फिर भी कई लोगों का ये मानना है कि सातवाहन मात्र सत्तात्मक नहीं थे। यदि होते तो फिर बेटियों को, कोई भी महिला तो नहीं उत्तराधिकारी दिखाई देती, अपनी बेटियों को तो उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं। पितृ मात्र सत्तात्मक तो वो होता है ना कि जहाँ पर बेटियों को बराबर अधिकार मिले, जहाँ बेटियों को भी गद्दी पर बिठाया जाए। पर सातवाहनों में तो कोई पुत्री दिखाई नहीं देती जिसने गद्दी संभाली हो। तो इसलिए कई लोग नहीं भी मानते हैं, कई लोग मानते भी हैं। आइए प्रशासनिक ढांचा देखें इनका। ठीक है, इन्होंने धर्मशास्त्रों के हिसाब से राजा के आदर्श पर चलने का प्रयास किया। क्योंकि राजा कौन होता है? राजा धर्म का संरक्षक होता है। राजा, देखो हमारे यहाँ पर है ना, बहुत बढ़िया एक बात मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। आज हम बात करते हैं सरकार की। सरकार का कॉन्सेप्ट दरअसल राजा से ही निकला हुआ है। तो आज सरकार कैसी हो गई? जो कुर्सी के लिए, जो पद के लिए काम करते हैं, ठीक है, जिनके लिए पद पर जाना, कुर्सी पर बैठना, ठीक है, सत्ता प्राप्त करना, यही एकमात्र उद्देश्य हो गया। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में राजा कौन होता था? जो राज करता था वो राजा नहीं था। राजा वो होता था जो कि संरक्षक होता था अपनी प्रजा का, धर्म का, और जो अपने एरिया में गलत काम नहीं होने देता। दरअसल राजा एक प्रकार से गद्दी पे बैठा हुआ वो व्यक्ति था जो कि लोगों के भले के लिए वहाँ बैठा है। वो अपने भले के लिए नहीं बैठा है। वो किस लिए बैठा है वहाँ पर? वो ऐशो आराम के लिए नहीं बैठा है। वो एक प्रकार का प्रतिनिधि है। वो जनता को सुख देने के लिए, जनता के विकास के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। मतलब ये एक सोच थी हमारी जो कहाँ से कहाँ आ गई हम देख रहे हैं। शायद इस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, नहीं तो इतिहास में आज विश्व के सबसे महान देश आज भी हम होते। इतिहास में तो रहे ही हैं, आज भी होते। क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता है? क्योंकि ये चीज़ें हमने दुनिया को सिखाई थी। हम लोग बात करते हैं ना कि राजा कौन होता है, आज भी हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। हम बात करते हैं अधिकारी, ऑफिसर। ऑफिसर क्या होता है? ऑफिसर हम लोग बात करते हैं उसके बाद जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके पास पावर होती है, वो ठीक है, वो डीएमओ या कोई भी ऑफिसर हो, परंतु वो भी तो सेवक ही होता है। वो किस लिए? वो भी तो सेवा के लिए। पर वो सेवक कहाँ होता है? नागरिक सेवा बोलते हैं उसको, और वो सेवा करने वाला सेवक होता है, पर वो होता है राजा की तरफ। वो अपना पूरा के पूरा बिहेव किस प्रकार से करता है, जैसे जनता से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये राजा के, सिर्फ राजा नाम के नहीं थे, इन्होंने उस आदर्श पर चलने की भी कोशिश की जो धर्मशास्त्रों में बताया गया कि एक राजा वो होता है। जैसे मैंने आपको कौटिल्य का बताया था, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या बोला? प्रजा सुखे सुखे राज्यम प्रजा नाम च हिते हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बोला। मौर्य ने इनको फॉलो भी किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने फॉलो किया। लेकिन बाद में परिस्थितियां बिगड़ती गई। उसमें कुछ दैवीय गुणों का होना माना जाता था। अब वो अगर रक्षा करेगी सबकी, तो सीधी बात है कि उसके पास कुछ तो गुण होंगे। सातवाहन राजा को इस प्रकार दिखलाया गया जैसे उसमें राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि प्राचीन देवताओं के गुण वर्तमान में भी हैं। बल और पराक्रम में राजा की तुलना, ठीक है, पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की जाती थी, उन्हें शक्तिशाली बताने के लिए। उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। ठीक है, जैसे मौर्य काल में हम लोग देखते ना अमात्य महामात्य, वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो। परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हम कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण पाते हैं। यह गौर करने की बात है कि सेनापति को, ठीक है, शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता है, ये एक अलग बात है। मौर्य काल में प्रायः जो राजपुत्र होता था, ठीक है, जो हम कहते हैं जिसको राजा का पुत्र जो होता है, ठीक है,
युवराज उसको बनाया जाता था, गवर्नर आदि। यहाँ पर सेनापति को भी बनाया जाता, क्योंकि दक्कन की जनजातीय लोगों का न तो पूरा पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ और न ही वो अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए, इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना भी आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा जाता था। गौलमिक कौन था? एक शब्द जो आपके काम का है, गौलमिक। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ और 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी। ठीक है, हम बात करते हैं ना आज किस प्रकार की, हम बात करते हैं बटालियन की, कंपनी की। आज भी सेना की एक कंपनी होती है, बटालियन होती है। तो गौलमिक उसका जैसे प्रमुख, बटालियन का कौन होता है? ब्रिगेडियर हो जाता है, ठीक है ना, कंपनी का कमांडर हो जाएगा। वैसे ही गौलमिक जो है, गौलमिक क्या था? वो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। इस सैनिक टुकड़ी में 9 रथ 9 हाथी, 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 सैनिक हुआ करते। तो ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां बना दी जाती थी और उसको क्या बोला गया? गौलमिक बोला गया। ठीक है, ये गौलमिक हो गया। इसके बाद सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। तो सबसे पहले इन्होंने ही, ठीक है, ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया? ग्राम दान दिए, मतलब बहुत सारे गांव दान में दिए बिना किसी कर के, कर मुक्त, इसके लिए कोई कर वगैरह नहीं लिया गया। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। तो एक बार यदि कोई दान दे दिया गांव या भूमि, तो उसको फिर जो है उस पर टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा, उसके प्रशासन में कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। यहीं से मैं आपसे कह रहा हूं कि सामंतवाद का उदय हुआ, यहीं से सामंतवाद, क्योंकि वो फिर उसका एरिया हो गया, वो जैसा चाहे वहां पर कर सकता था, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कोई टैक्स नहीं लिया, तो एक प्रकार का वो स्वामी हो गया। टैक्स इसलिए भी लिया जाता है ताकि आपको ये सब, आपके दिमाग में ये बात रहे कि असली स्वामी कौन है, और अगर आप टैक्स नहीं लोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि स्वामी मैं ही हूं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे सामंत पैदा होने लगे और इसी सामंत से सामंतवाद आया भारत में। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार था। दूसरी श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था और तीसरी श्रेणी का सेनापति। तो 3-3 श्रेणियां सामंतों की दिखाई देती है। पहला राजा हो गया, दूसरा महाभोज हो गया और तीसरा कौन हो गया? सेनापति हो गया। क्लियर? 3-3 श्रेणियां सामंतों की दिखाई देगी, राजा, महाभोज और सेनापति। ऐसा लगता है कि इन सामंतों को अपने अपने इलाकों में कुछ प्रभुत्व प्राप्त था, मतलब वो अपने आप में छोटे स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते थे। सातवाहन शासक, इनके धर्म के बारे में बात करें तो ये ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व किया। आरंभ से ही उन्होंने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के उपासक थे और यज्ञ अनुष्ठानों में उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, इनके काल में महायान संप्रदाय का बोलबाला था। महायान याद होगा आपको? महायान याद होगा आपको? कौन? कनिष्क के शासन काल में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, हीनयान महायान संप्रदाय का विभाजन हम देखते हैं, तो कनिष्क एक बड़ा संरक्षक था महायान संप्रदाय का। ये महायान संप्रदाय वही है जो बौद्ध को ईश्वर के रूप में मूर्तियां बनाकर पूजता था, जो कर्मकांड करता था, जो आडंबर करता था, ये वही है महायान संप्रदाय। तो सातवाहनों ने महायान संप्रदाय जो है इसको संरक्षण दिया था, इनका बोलबाला था और इस पूरे के पूरे राज्य में इनका अच्छा खासा विकास हुआ। इन्होंने आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती, दोनों नाम सुनते हो, आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हैदराबाद को लेकर लड़ाई थी। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, ठीक है, को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लड़ाई थी। बाद में तेलंगाना हैदराबाद को जो है, ठीक है,
तेलंगाना को हैदराबाद मिल गया राजधानी के रूप में, और आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी अमरावती को विकसित कर रहा है। ये प्राचीन काल का ऐतिहासिक नगर है अमरावती, ठीक है। प्राचीन काल से ही ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा है अमरावती, और इसको फिर से विकसित किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। बहुत पैसा यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है अपनी नई राजधानी में अमरावती में। ये नगर सातवाहनों के शासन में, और विशेष करके इनके बाद में जो आए इक्ष्वाकु, उनके शासनकाल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसके साथ साथ वास्तुकला में, ठीक है, हमने देखा कि इन्होंने ठोस चट्टानों को अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट काट के चैत्य और विहार बनाए। चैत्य और विहार मैंने पहले भी आपको बताया है कि चैत्य और विहार क्या है। चैत्य मंदिर हुआ करते थे, बौद्धों के एक प्रकार के पूजा स्थल, और विहार जहाँ भिक्षु रहते थे, जहाँ पर उनका निवास था, एक प्रकार का हॉस्टल। तो ये चैत्य और विहार बहुत बड़े पैमाने पर, खासकर चैत्य तो इसी काल में बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईस्वी पूर्व के आसपास, लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षुओं के निवास का। कार्ले का चैत्य आप सभी ने सुना होगा, कार्ले का चैत्य, ठीक है। कार्ले का चैत्य बड़ा फेमस है। चैत्य अनेक पायों पर, पाए मतलब पिल्लर, पाए का मतलब होगा पिल्लर्स पर, हम स्तंभ भी बोल सकते हैं, स्तंभ, खंबे, पिल्लर, ठीक है। ये पाए, ये जो आप साइड में देख पा रहे हो ना, ये वाले, तो ये अनेक पायों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा, ठीक है, एक बड़ा हॉल जैसा होता था। विहार में केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामद की ओर एक द्वार होता था, बरामदे की ओर। तो ये हो गया चैत्य। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिम में कार्ले का चैत्य, ठीक है। कार्ले का जो लगभग 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का बेस्ट या अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये चैत्य हो गया। नासिक में 3 विहार हैं, इनमें नहपान और गौतमी पुत्र के अभिलेख हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों के हैं। शिलाखंडी वास्तुकला में कहाँ जो है, आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी है, परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप सबसे ज़्यादा मशहूर हो गए। स्तूप, इसके अलावा स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ डिटेल में कि स्तूप क्या होता है। स्तूप गोल स्तंभाकार ढांचा है जो बुद्ध की किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता था, जिसमें अंदर अंड के नीचे पवित्र सामग्री रखी जाती थी। तो अंदर क्या मिलेगा आपको, बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। तो ये एक प्रकार का गोल स्तंभाकार ढांचा, ठीक है, किसी अवशेष के ऊपर खड़ा होता था। अमरावती स्तूप का नाम सुना होगा आपने। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, ठीक है, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर वह पूरी तरीके से निर्मित हुआ। इसका गुंबज, किसका, अमरावती स्तूप का गुंबज, ठीक है, नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर मालूम होती है, ठीक है। इस स्तूप में भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है ये। इसमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गए। अमरावती स्तूप के बारे में बात हो रही है। भाषा, सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी भाई? सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत, पाली, यही भाषाएं चलती थी ज़्यादातर। तो इनकी राजभाषा थी प्राकृत। क्लियर? सभी अभिलेख में इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। तो भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। कुछ कुछ अशोक की तरह देख सकते हैं। अशोक के अभिलेख भी हमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिले हैं। तो इनके भी ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा ही है, जैसा कि अशोक के काल में हम देख चुके। हो सकता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत भाषा में पुस्तकें भी लिखी हों, किताबें भी लिखी हों। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस काल का एक प्रमुख ग्रंथ, ये नाम भी पूछा जाता है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती या जिसको गाथा सप्तशती भी कहते हैं, किसने लिखा है? ये लिखा है हाल ने। एक विद्वान है जिनका नाम है हाल। हाल ने
ये रचना की है, गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग जानते हैं, उन लोगों ने पढ़ा होगा हाल के बारे में, गाथा सप्तशती। ठीक है, ये हाल नामक विद्वान ने लिखी है और ये सातवाहन राजा ही माना जाता है एक प्रकार का। ठीक है, हाल स्वयं एक सातवाहन राजा माना जाता है जिसके द्वारा ये लिखी हुई है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में, किंतु इसका लगता है कि अंतिम परिमार्जन बहुत दिनों के बाद ईसा की 6ठी सदी के बाद हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो हाल जो स्वयं एक सातवाहन राजा था उसके द्वारा लिखी गई है गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में है और जिसमें 700 श्लोक, नाम से ही पता चला सप्तशती। ये संस्कृत में सप्त का मतलब होता है 7 और शती का मतलब होता है 100। तो ऐसी गाथा जिसमें कितने 700 श्लोक हैं, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, गाथा सप्तशती। सप्तशती 700 श्लोक की ही होती है। तो ये 700 श्लोकों की प्राकृत भाषा की एक रचना हमें दिखाई देती है सातवाहनों के काल में, हाल के द्वारा रचित। चलिए आज का सेशन यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए। ठीक है, आप सभी को जिन्हें अच्छा लगे सेशन तो लाइक करते हुए जाइए, भूलना नहीं, सभी को लाइक करना है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यूज़ दिस रेफरल कोड CK Live। CK Live रेफरल कोड को यूज़ करने से बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। मैंने अपने हर स्टूडेंट्स को नोट्स, ठीक है, अवेलेबल कराए हैं, हार्ड कॉपी में अवेलेबल कराए हैं, प्लस मैं पर्सनली आंसर राइटिंग करवाता हूँ, चेक करता हूँ आंसर्स वगैरह, बात भी खुद करता हूँ, सारी प्रॉब्लम भी मैं खुद ही उनके सॉल्व करता हूँ। तो आप यूज़ कीजिए CK Live रेफरल कोड। फिर मिलेंगे 1:30 बजे हम लोग आधुनिक भारत के सेशन में हमारे विपिन चंद्रा में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।